गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ऑफलाइन में भी बता रखा था कि हम लोग जो है ऑनलाइन सेटअप तैयार कर रहे हैं। तो आ गए आपके सामने। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज सुरेश फिजिक्स शाहपुर, जिसमें हम जो है 11th और 12th के लिए दोनों क्लास के बच्चों के लिए जो है रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग ऑनलाइन माध्यम पे सारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है 11th कहना और 12th करना उचित नहीं हो जाए, क्योंकि आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको बेसिक मैथ बताया जाएगा इस क्लास में। तो इसमें जो हम लोग फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ में क्या क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। और ये 11th वालों के लिए भी जरूरी है और 12th वाले के लिए भी जरूरी है, दोनों के लिए जरूरी है। इसमें आपको 11th 12th नहीं देखना है। तो जब तक बेसिक मैथ चलेगा वो दोनों क्लासेस के लिए होगा। बेसिक मैथ समाप्त हो जाएगा 3 से 4 क्लास के अंदर, तो उसके बाद 11th के लिए अलग वीडियो आएगा और 12th के लिए अलग वीडियो आएगा, और दोनों के लिए सेपरेट वीडियो आपको भेजा जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। तो जो नए हैं वो देखें, और समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथमेटिकल टूल्स है। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको कुछ मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए। ये आपको हर फिजिक्स का टीचर समझाता होगा, और हम भी यही कहेंगे कि फिजिक्स पढ़ना है बाबू तो थोड़ा बहुत मैथ आपको आना चाहिए। जोड़ घटाओ गुणा भागा ये सब तो आता ही है। इसके अलावा कुछ 11th का मैथ जैसे वेक्टर हो गया, जो कि 12th में आपको मिलेगा। मैथ सब्जेक्ट में जाएगा तो 12th में मिलेगा। कैलकुलस हो गया जो कि 12th में मिलेगा। लेकिन इन सब चीज का प्रयोग फिजिक्स में 11th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत मोशन जहां से स्टार्ट होगा, आपका डिफरेंशिएशन वेक्टर सब कुछ आने लगेगा। तो इस बात को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या 12th में वेक्टर और कैलकुलस पढ़ ले तब 11th स्टार्ट करें, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। हम लोग जो है फिजिक्स के लिए जितना जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेंगे। जो हम आपका जो 12th में आने वाला मैथ के बच्चे जो हैं उनको 12th में मिलेगा वेक्टर, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स वाला, ये सब आपको 12th में मिलेगा। और जो मैथ नहीं लिए बायो लिए हैं वो क्या करेंगे? उनको तो भी तो फिजिक्स पढ़ना है ना। तो इसके लिए आपको शुरुआत में पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत करके हम लोग जो है जो जरूरी चीज़ है उसको समझेंगे, जिसमें हमारा मैथमेटिकल टूल्स के नाम से इसे को जानेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कुछ बेसिक बातें, उसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, और तब हम लोग मोशन पे आएंगे। ओके, आज बेसिक बातें आपसे होगी, जिसमें हम 13 को पॉइंट वाइज नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके 13 बातें आपको बताएंगे। इन 13 बातों को ध्यान से समझिए। इन्हीं 13 बातों पे पूरा आपका 11th तथा 12th दोनों का फिजिक्स टिका हुआ है। ठीक है, तो जिसमें पहला बात है, पहला टर्म परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चेंज। ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी में परिवर्तन हम लोग को देखना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो जब वेक्टर बताया जाएगा तो उस समय हम फिजिकल क्वांटिटी को जो है कवर कर लेंगे। फिलहाल आपसे पूछा जाए कि परिवर्तन क्या होता है, तो क्या जवाब आता है? तो जवाब आता है सर जी, किसी भी चीज में कुछ चेंजेस होना, परिवर्तन हो जाना। तो देखिए एक बात का आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जिस किसी टर्म का आप परिभाषा दे रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो डिफाइन करते समय वो टर्म बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो डिफिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। परिवर्तन क्या है? तो किसी भी चीज का परिवर्तन हो जाना परिवर्तन कहलाता है। यह एकदम अर्थहीन बातें हो गई, समझे? ये सब चीज नहीं करना है। हमको भौतिक राशि में परिवर्तन चाहिए। तो भौतिक राशि में परिवर्तन चाहिए तो हम लोग मैथ के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हमको फिजिक्स में मैथ के हिसाब से ही समझना है। परिवर्तन कुछ भी होता है, मौसम का परिवर्तन, हाँ, बहुत गर्मी है अचानक से बारिश हो गया, फिर हवा चलने लगी, मौसम ठंडा हो गया, इस प्रकार से मौसम में परिवर्तन हो गया। बहुत पतले थे 2 साल पहले, अब मोटे हो गए हैं, तो ये हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को नहीं देखना है, हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज के परिवर्तन को देखना है। जैसे आपके पास जो है घर से चले हैं, मान के चलिए 60 रुपया लेके आप चले हैं। आरंभ में जब आप घर से निकले तो आपके पास 60 रुपया था। इनिशियली कितना था? 60 रुपया था। आप मार्केट के लिए शाम में निकले घर से, मम्मी ने आपको 60 रुपया दिया, बोली कि जाओ मार्केट और सब्जी लेकर आओ। जाते जाते रास्ते में मिल गए अंकल जी, और अंकल जी ने आपको दे दिया
40 रुपया। पूछे कहाँ जा रहे हो, सब्जी लेने, तो 40 को रुपया दे दिए और बोले कि जाओ कुछ खा पी लेना। अब बताइए आपके पास कितना रुपया हो गया, हो गया ना 100 रुपया। तो अंतिम में आपके पास कितना बचा, 100 रुपया। इनिशियली 60 रुपया था आपके पास, और फाइनली कितना हो गया, फाइनली आपके पास 100 रुपया हो गया। तो बताइए आपके पास जो क्वांटिटी था उसमें चेंज आया, बिल्कुल आया। 60 रुपया था, अब हो गया 100 रुपया। चेंज किस प्रकार का चेंज आया है, फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है, फायदा हुआ है, बिल्कुल फायदा हुआ है। अगला केस लेते हैं हम लोग। अगले दिन जो है इनिशियली 60 रुपया लेकर ही निकले और रास्ते में चाचा जी भी नहीं मिले, और तो और 20 रुपया गिर गया, तो कितना बचा सर जी, 40 रुपया बचेगा ना। 40 रुपया चेंज इसमें भी हुआ कि नहीं हुआ। तो 60 रुपया लिए थे, अब 20 रुपया गिर गया, बच गया अंतिम में 40 रुपया, फाइनली आपके पास 40 बचा। तो यहाँ भी चेंज हो गया, लेकिन इस बार जो है घाटा हो गया। तो इसका जो चेंजेज आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है, दोनों में 20 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है, इसमें 40 का अंतर आ रहा है और इसमें 20 का अंतर आ रहा है। तो इसको 40 में कर दे, आपका रुपया जो है फिर से गिरा लीजिए, 40 रुपया गिरा लीजिए, आपका रुपया 20 रुपया बचेगा, ठीक है ना, चेंजेस सेम लेने के लिए। तो 60 रुपया लिए थे, 40 रुपया गिर गया, 20 को बच गया। पिछले दिन क्या था, 60 रुपया लिए थे, चाचा 40 रुपये दिए थे, तो 100 रुपया हो चुका था। अब जो है दोनों केस में देखा जाए तो चेंज हुआ है, इनिशियली 60 फाइनली 100, इनिशियली 60 फाइनली 20, तो चेंज तो हुआ है। कितना का चेंज हुआ है, 40 का चेंज हुआ है। किसमें फायदा हुआ है और किसमें घाटा हुआ है, तो ऊपर वाले केस में देखिए तो फायदा हुआ है, और नीचे वाले केस में जो है नुकसान हुआ है। कैसे निकलेगा फायदा, तो फायदा निकलेगा सर जी, 100 रुपया था उसमें से 60 रुपया घटा दिए तो 40 रुपया आ गया, ये हमारा फायदा हो गया, हो गया ना। इस बार क्या करेंगे, 60 रुपया में से 20 रुपया घटा देंगे तो 40 रुपया आ जाएगा। तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ पता नहीं चल रहा है, दोनों में पॉजिटिव आंसर आया है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव किया जाए, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें आपको फायदा और घाटा आंसर देख के पता चल जाए। तो जैसे यहाँ पे फाइनल में से इनिशियल घटाए हैं, 100 में से 60 घटाए हैं तो 40 आया है, उसी प्रकार जो है यहाँ भी आप फाइनल में से इनिशियल घटाइए ना, 20 में से 60 घटाइए, -40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 20 में से 60 घटाइएगा तो -40 आ जाएगा। तो यहाँ आपको माइनस साइन देख के पता चल जाएगा कि भैया 40 रुपया का नुकसान हुआ है। यहाँ जो है प्लस साइन देख के पता चल जाएगा कि आपका जो है 40 रुपये का फायदा हुआ है। तो चेंजेज इस तरीके से निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हुआ है और कितना का चेंज हुआ है आपको वह निकालना है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू देखिए और उस फिजिकल क्वांटिटी का इनिशियल वैल्यू, यानी कि आरंभिक मान क्या है और अंतिम मान क्या है, दोनों को देखिए, और अंतिम मान में से आरंभिक मान को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका जो है चेंजेज आ जाएगा साइन के साथ। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव आएगा। आया बात समझ में। तो चेंज कैसे निकालेंगे, तो चेंज होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज को डिफाइन करना होगा तो सुन लीजिए, इट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, इट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू क्या है और उसका इनिशियल वैल्यू क्या है, उसका अंतर जब निकालिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंसेस निकालिएगा, तो उसको जो बोला जाता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजेज है, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि के अंतिम मान तथा आरंभिक मान के अंतर को भौतिक राशि में परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां से जब भी आपको परिवर्तन निकालना होगा, परिवर्तन निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा, अंतिम माइनस आरंभिक, क्या कीजिएगा,
अंतिम माइनस आरंभिक, यानी कि चेंज निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, ठीक है ना। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एफ माइनस आई, फाइनल माइनस इनिशियल कर लीजिए तो आपका जो है चेंज आ जाएगा, वो भी साइन के साथ, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नोट कर लिया जाए इसको। चलिए नोट हो चुका होगा, पॉज करके नोट कर लेना है। इसके बाद जो है चेंज जो है कितने प्रकार का हो सकता है, परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है। तो परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। एक ऐसा परिवर्तन जिससे प्रभाव पड़े, एक ऐसा परिवर्तन जिससे कोई भी प्रभाव ना पड़े। ऐसा ऐसा परिवर्तन जीवन में होते रहता है, इससे हड़बड़ाना नहीं है, यही ना सुने हैं, ऐसा ऐसा चीजें होती रहती है। तो परिवर्तन जो है दो प्रकार का होगा। पहला जो होगा आपका सिग्निफिकेंट चेंज, और दूसरा जो होगा वेरी स्मॉल चेंज, जिसका जीवन में आपको कोई महत्व है। जैसे आपके पास आज के डेट की बात किया जाए, 500 रुपया रखे हैं और उसमें से 1 रुपया गिर जाए, तो बताइए यह छोटा चेंज है कि बड़ा चेंज है। तो बात तो रुपए की हो रही है, दैनिक जीवन की बात हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत छोटा चेंज है। 1 रुपया गिर जाएगा तो हम लोग ढूंढते नहीं फिरेंगे 500 में से 100 गिरे, 1 रुपया गिरेगा। बट बात करें मैथमेटिक्स का, तो आंसर आ रहा है 500 और आपका आ गया 499, ये गलत माना जाएगा क्योंकि आंसर 500 आ रहा है। मैथ का बात कीजिएगा कि एक यूनिट जो है इकाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना। तो छोटा चेंज किसको बोलेंगे सर, तो किसी प्रश्न का उत्तर आपका 5 आ रहा हो और आपका आ गया 4.5, 4.5 आ गया, आधा का अंतर है सर जी, अबाउट लिख देंगे तो काम चलेगा, नहीं नहीं चलेगा, यहाँ हाफ का अंतर है। अंतर इतना होना चाहिए ना के बराबर। ना के बराबर अंतर कैसे आएगा, ना के बराबर अंतर आता है यदि आपका 5 आ रहा है और बनाते बनाते आंसर 4.99999 आने लगे, तो इसको बोलते हैं इतना माइनर चेंज है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको जो है लगभग 5 लिखा जा सकता है। तो ऐसे चेंज को छोटा चेंज बोलते हैं, जिससे कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। और जिससे कोई प्रभाव पड़े उसको बोलते हैं हम लोग बड़ा चेंज, ठीक है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होंगे, एक बड़ा परिवर्तन और दूसरा छोटा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन में क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जो सिग्निफिकेंट हो, महत्व रखता हो, और छोटा परिवर्तन जो महत्व ना रखता हो, ठीक है। तो क्वांटिटीज में जो है चेंजेस आता है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो चेंजेस लिखने का तरीका आना चाहिए। जैसे यहाँ पे चेंज का हम लोग फॉर्मूला लिख तो दिए हैं, वेग में परिवर्तन लिखना होगा। जैसे वेग में परिवर्तन, वेग किसको कहा जाता है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा मोशन हम लोग पढ़ लेंगे, फिलहाल जो बोला है 13 पॉइंट ना, उसमें भी आएगा वेग में परिवर्तन। तो लिखेंगे अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। परिवर्तन निकालना है तो आपको अंतिम माइनस आरंभिक करना होगा। वेग में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम वेग क्या है, आरंभिक वेग क्या है। द्रव्यमान में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम द्रव्यमान क्या है, आरंभिक द्रव्यमान क्या है। तो टाइम में परिवर्तन निकालना है तो अंतिम टाइम क्या है और आरंभिक टाइम क्या है, समय क्या है। किसी भी राशि में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालना है तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम माइनस आरंभिक करना है। ओके, चलिए तो इस बात को जब हम लोग मैथमेटिकली डील करने जाएंगे तो वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, इतना बड़ा बड़ा हम लोग लिखने चलेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा टाइम लॉस होगा उसके बारे में भी सोचा जाए। तो इतना बड़ा बड़ा आपको नहीं लिखना है, आपको कुछ शॉर्टकट्स तैयार करने हैं और उसी हिसाब से हम लोग उसको यूज करेंगे मैथ्स में, ठीक है ना। शॉर्टकट्स क्या होगा कि यदि जो है आपका चेंज, यदि परिवर्तन यानी कि चेंज बड़ा हो सिग्निफिकेंट हो, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे डेल्टा का। एक नया टर्म है डेल्टा, इसको आज से अब सीखना स्टार्ट कीजिए।
किसका प्रयोग करेंगे? डेल्टा का। चेंज बड़ा होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डेल्टा का। DELTA सिंबल है इसका त्रिभुज जैसा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। लग रहा है यूट्यूब बटन हो गया प्ले स्टोर का। चलिए, डेल्टा त्रिभुज जैसा होता है, इसको याद रखना। डेल्टा से हम लोग दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? जब चेंज बड़ा होगा तो डेल्टा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसी में हम मिटाना चाहेंगे इधर से, एग्जाम्पल हमारे पास है वेग में परिवर्तन, तो अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लेंगे? तो वेग को लिखा जाता है v से। किससे? v से। तो वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन जो चेंज है बड़ा है तो डेल्टा का प्रयोग करेंगे। अब परिवर्तन वेरी स्मॉल है, जो समझ में ना आए उतना स्मॉल है, उसके लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। अगला टर्म में इसको देख लिया जाएगा। तो डेल्टा का प्रयोग कैसे करेंगे? वेग में परिवर्तन, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा v। क्या लिखेंगे? डेल्टा v। v का मतलब हो गया वेग, और डेल्टा का मतलब आप समझ गए बड़ा परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन लिखना होगा तो डेल्टा v लिखेंगे इक्वल टू vf, यानी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, माइनस vi, आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। तो शॉर्टकट इस तरीके से लिखा जाएगा। इतना बड़ा बड़ा आपको नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? हाँ? जैसे पोजीशन में चेंज लिखना होगा, स्थिति में परिवर्तन, जिसको एक्स वाई जेड से दर्शाया जाता है। तो डेल्टा एक्स बराबर एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी अंतिम स्थिति माइनस आरंभिक स्थिति, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो 2 नंबर टर्म में आप लिख लीजिए डेल्टा, इसको नोट करना है, कीजिए। चलिए, इरेज कर दिया जाए। तो दूसरा नंबर टर्म है हमारा डेल्टा, ठीक है ना, DELTA, और सिंबल है त्रिभुज जैसा, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग जो है, लिख लीजिए, इसका प्रयोग भौतिक राशि में हुए बहुत बहुत नहीं, बड़े भी बोल सकते हैं, इसका प्रयोग भौतिक राशि में हुए बड़े परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो भौतिक राशि में हुए बड़े परिवर्तन को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिख चुके थे, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। इतना बड़ा ना लिख के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा v बराबर vf माइनस vi। किसी के द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको दिया रहेगा इस तरीके से, द्रव्यमान में परिवर्तन, तो क्या लिखना होगा? अंतिम द्रव्यमान, अंतिम द्रव्यमान माइनस आरंभिक द्रव्यमान। तो अंतिम द्रव्यमान माइनस आरंभिक द्रव्यमान लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग कैसे लेंगे सबके? डेल्टा एम लिख लेंगे, द्रव्यमान को एम से दिखाया जाता है, इक्वल टू एम एफ माइनस एम आई। क्या नहीं लिख लेंगे? दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं।
तो नोट कीजिए। तो 2 टर्म आज हम लोग पढ़े, कल से जो है आपका अगला टर्म आएगा। इस प्रकार के कुल 13 टर्म हम लोग पढ़ेंगे, 13 टर्म्स, और उसके बाद जो है हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? इसको ध्यान से पढ़िए, जो भी देखिए नोट्स खुद ब खुद बनाते चलिएगा, साथ ही साथ वो बेहतर होता है किसी अन्य नोट से, किसी साइट से, किसी वेबसाइट से, किसी ऐप से नोट लेना। उससे बेहतर है कि आप जिस किसी टीचर से, हमसे पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, उनका पढ़ा हुआ उसी समय पॉज करके खुद से लिख लेना, वो बेटर नोट्स होता है। उससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुद का बनाया हुआ नोट्स सुपर नोट्स होता है। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में मन लगाइए, और हम लोग आपके साथ है। ठीक है? तो नोट कीजिए, और आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।